स्वागत है दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। हम सभी पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के हिस्से को। अब तक हमने पिछली 3 क्लासेस में आधुनिक गद्य का विकास, जो खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास है, उसकी स्थितियों के विषय पर चर्चा की है अपनी 3 क्लासेस में। उसमें हमने देखा कि आधुनिक काल के विकास से पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप क्या रहा है। तो हमने उसमें देखा कि ब्रज भाषा गद्य में भी बहुत सारे जो रचनाकार थे वो लिख रहे थे, और वो थे कुछ मध्यकाल के, जैसे हमने विट्ठलनाथ के, गोकुलनाथ के, नाभादास के, इन सभी के ब्रज गद्य के रूप को देखा और उसकी चर्चा की। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1741 में राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा युग वासिष्ठ के माध्यम से यह बताया कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का जो एक परिमार्जित रूप दिखाई पड़ सकता है वो राम प्रसाद निरंजनी के भाषा युग वासिष्ठ में दिखाई पड़ता है। तो ये जो खड़ी बोली गद्य का जो एक रूप है वो 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की रचना में दिखाई पड़ता है। तो 1741 के बाद हिंदी गद्य की स्थिति क्या रही है उसके विषय में हमने पढ़ा कि दौलताचार्य जी के पद्म पुराण के बारे में हमने बात किया। आगे बढ़ के हम सभी ने देखा लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, ये सभी जो चारों बड़े गद्य के प्रयोगकर्ता थे, उसके विकास में संलग्न लोग थे। इन लोगों ने हिंदी गद्य के किस रूप को बढ़ावा दिया, किस रूप को आगे बढ़ाया, जिससे आधुनिक हिंदी जो साहित्य है उसमें गद्य के रूप को देखने में आसानी मिलती है और गद्य का एक रूप ऐसा दिखाई पड़ता है जो मानक रूप में हो। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इन चारों महानुभावों ने गद्य का जो रूप विकसित किया उसे अंग्रेजी सत्ता ने किस रूप में स्वीकार किया और किस रूप में आगे बढ़ाया। तो इसे हम 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहले शुक्ल जी ने इस बात को कई बार कहा कि रीतिकाल के समाप्त होते होते ब्रिटिश जो शासन था वो पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो चुका था। आवश्यक था अंग्रेज़ों के लिए कि वो अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए यहाँ की जो देशज भाषाएं थी उनका प्रयोग वे स्वीकार करते, उनके प्रयोग के माध्यम से अपनी धर्म संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन करते और जन सामान्य में अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते। यह किसी भी शासक के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जहाँ पर उसका शासन है वहाँ की जब तक जो लोक बोलियाँ हैं उन बोलियों पर उसका कमांड नहीं होगा, वो अपने विचारों को, अपने आदर्शों को उसमें प्रसारित नहीं करेगा, तब तक सामान्य जन तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है उसके विचारों का। इसलिए अंग्रेजी सत्ता ने भी यही किया कि खड़ी बोली गद्य का जो रूप लल्लू लाल ने और मुंशी सदा सुखलाल ने जो दिखाया था, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से बाकी लोगों ने, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी ने दिखाया, उनका प्रयोग करके ईसाई मिशनरियों के जो आदर्श थे, जो उनके धर्म संबंधी विचार थे, उपदेश थे, उनका हिंदी में अनुवाद किया। ये एक चरण दिखाई पड़ता है। अगला चरण ये दिखाई पड़ता है कि हिंदी और उर्दू का टकराव। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि उर्दू के जो प्रयोगकर्ता थे वो चाहते थे कि अदालतों की जो भाषा है वो मुग़लों के समय में फ़ारसी रही है, तो आज उसे उर्दू के रूप में स्थापित किया जाए, खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव घटे, ऐसा वो चाहते थे। और वे बहुत हद तक सफल भी हुए क्योंकि अदालतों में उर्दू का प्रयोग बढ़ता जा रहा था और खड़ी बोली हिंदी पीछे होती जा रही थी। हिंदी के जो प्रयोगकर्ता थे, जो नायक थे, जो उस दौर के महानुभाव थे, वो ऐसा होते देख करके उन्हें कष्ट होता था। वो चाहते थे कि सामान्य जन जो अपनी समस्याओं को लेकर के अदालतों में जाता है वो अपनी लोक भाषा, अपनी बोली में अपनी समस्याओं को नहीं रख सकता, उसे उर्दू सीखनी पड़ती थी। और उर्दू कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी, बाकी सारी जनता जो थी वो भाखा के रूप में, जो जिस भाषा का उल्लेख हमने पढ़ा है, उसका प्रयोग करती थी। इसके लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई। हिंदी के जो सेवी थे, जो हिंदी सेवी थे, उनके माध्यम से। तो दूसरा रूप ये दिखाई पड़ता है। तीसरा स्टेज जो है शुक्ल जी ने बताया है
कि हिंदी की विजय होती है और अदालतों में हिंदी के शब्दों का, हिंदी भाषा में और हिंदी बोली में उनकी समस्याओं, जन की समस्याओं को प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। तो ये तीसरा स्टेज था। चौथा अगर आप देखेंगे तो शुक्ल जी ने बताया है कि कई सारे ऐसे महानुभाव उस दौर में पैदा हुए, जैसे राजा राम मोहन राय जी का जिक्र किया हुआ है शुक्ल जी ने। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कई उसके विकास के कई प्रयोग किए, कई प्रयास किए, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और फिर आता है हिंदी पत्रकारिता का दौर, जिसमें बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद निकालते हैं और ये जानते हुए कि उर्दू का प्रयोग बहुत तेज़ी से शासन प्रशासन में, अदालतों में हो रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो पत्रिका का पाठक है, वो उर्दू जानता है, उर्दू के शब्दों के प्रयोग के साथ खड़ी बोली हिंदी का विकास वो कर रहे थे। इसीलिए जब आप बनारस अखबार के बारे में या शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को बार बार रिपीट करते हैं, और हमने कई बार क्लासेस में बताया है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने उर्दू परक शब्दों का इस्तेमाल अपनी साहित्य लेखन में, अपनी पत्रकारिता में किया हुआ है। बरक्स इसके अलावा आप देखेंगे तो राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह जो थे, उन्होंने संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली हिंदी के प्रसार में अपना योगदान दिया। तो ऐसे धीरे धीरे ये लड़ाई अब आके प्रायोगिक तौर पे ज़मीनी लड़ाई के रूप में पत्रकारिता में दिखाई पड़ने लगी। ये सारी चिंताएं, सारी समस्याएं वो शुक्ल जी की पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हैं। हम सभी ब्रजभाषा गद्य का रूप और खड़ी बोली हिंदी का जो रूप प्रचलित था, उसका विकास जैसे हो रहा था, उन सभी के अध्ययन की श्रृंखला में आज ये सारे तथ्य पढ़ेंगे। तो बने रहिए, तथ्य के रूप में सारी क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी और लगातार हम यूपीएलडी की परीक्षा, जीआईसी की परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें शुक्ल जी के इस पूरी आधुनिक विकास, जो आधुनिक काल का खंड है, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, तथ्यात्मक ढंग से पढ़ेंगे।